ये स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हमने सी लैंग्वेज की स्टार्टिंग की थी और हमने एक प्रोग्राम भी बना के देखा था। हमने इसकी हिस्ट्री की चर्चा की थी और ये मदर लैंग्वेज है तो हमने डेडिकेट किया इसको मदर्स डे को, और सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। अब हम सी लैंग्वेज के करेक्टर सेट से चालू करते हैं। करेक्टर सेट की बात करते हैं कि कौन सा करेक्टर सेट हम उसको सी लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ करेंगे। सी लैंग्वेज यूजेस मेनली इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी को हम सी लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं लिखने के लिए, उसके स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। तो सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम कैपिटल इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जेड वो सारे इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉल जितने भी हैं ए टू जेड वो सारे इस्तेमाल करते हैं, और जितनी भी डेसिमल की डिजिट्स हैं 0 से 9 वाली वो सारी भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जितने भी कीबोर्ड के ऊपर पाए जाते हैं नॉर्मली सभी का इस्तेमाल यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में होता है। जैसे प्लस का साइन है तो एडिशन के लिए, या माइनस का साइन है या एस्ट्रिक है तो मल्टीप्लाई के लिए, या बैक स्लैश है तो डिवाइड करने के लिए, या परसेंट का साइन है तो हम उसको रिमाइंडर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमा, सेमी कॉलन और कॉलन का भी हम यहाँ पे मेनली इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एम्परसैंड है, एड्रेस ऑपरेटर, ये बहुत मुख्य यहाँ पे मुख्य तौर पे यूज किया जाता है जब हम किसी वेरिएबल का एड्रेस देते हैं। हैश को हम डायरेक्टिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। निगेशन लगाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन मार्क का टर्नरी ऑपरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं जब हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं लॉजिक का, तो वहाँ पे डबल पाइपलाइन का यूज होता है। या फिर हम जब हम एंडिंग ऑरिंग बिट्स के ऊपर करते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में भी इन दोनों का यूज यहाँ पे किया जाता है। सिंगल कोट और डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, और पैरेंथेसिस जो है मुख्य रूप से फंक्शन को दिखाने के लिए हमने देखा ही था, तो हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेसेस हम ब्लॉक बनाने के इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और ब्रैकेट्स को एरेज वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एक टिल्ड है जो कि हम निगेशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेनली बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। पीरियड का इस्तेमाल करते हैं जब हम डॉट नोटेशन से स्ट्रक्चर के डेटा को एक्सेस करेंगे तो उस टाइम पे इस्तेमाल होता है। लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है जो कि कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इक्वल्स टू का साइन भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एग्जैक्टली डेटा डेटा असाइन करते हैं या फिर हम कंपेयर करते हैं, तो डबल इक्वल्स टू का साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ही करेक्टर सेट हम यूज करते हैं। अब हम टोकन्स देखते हैं कि आउट ऑफ दिस करेक्टर सेट टोकन्स सी लैंग्वेज के अंदर क्या कहलाता है। टोकन्स बनते हैं तो मेनली जब हम ये स्क्रिप्ट लिखेंगे तो दिस स्क्रिप्ट एक्चुअली इज आइडेंटिफाइड बाय कंपाइलर। मेनली हम कंपाइलर के लिए लिख रहे हैं क्योंकि कंपाइलर इसको रीड करके और उसके अंदर एरर्स देखने के बाद उसका करेक्शन करके और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट सी लैंग्वेज के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर हम लिख रहे हैं उसको ही हम टोकन कहते हैं। तो क्या क्या टोकन्स यहाँ पे अवेलेबल है मेनली, तो कीवर्ड्स हैं जितने भी 32 कीवर्ड्स यहाँ पे हैं मेनली, अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिफरेंट नेम्स, जैसे वेरिएबल का नाम है या फिर फंक्शन का नाम है, मैक्रो का नाम है, इनमरेशन का नाम है, तो डिफरेंट नेम्स वी यूज। ऑल दीज नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं, तो या तो हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं या फिर हम रियल कांस्टेंट यहाँ पे बना सकते हैं। ये वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होंगी, हमें इसको अपने कोड के अंदर ही चेंज करना होगा। वेरिएबल्स इस तरह की लोकेशंस होती हैं जिनका जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो चेंज कर सकते हैं इनकी वैल्यू को, और उनके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज को बार बार स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, डबल कोट्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं, और किसी भी नाम वगैरह को जब हम लिखते हैं तो स्ट्रिंग लिटरल्स का वहाँ पे यूज होता है। सिंबल, अभी हमने देखे स्पेशल कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो सिंबल्स हैं सारे, और उनका कुछ स्पेशल मीनिंग है लैंग्वेज के लिए, तो कंपाइलर्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सेमीकोलन
और वाइट स्पेसेस का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब भी कोई हम जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को हम पीरियड लगा के एंड करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे सी लैंग्वेज में सेमीकोलन से किसी भी स्टेटमेंट को एंड किया जाता है। और इसके बाद में कमेंट्स कुछ हैं जो कि कंपाइल नहीं होते, और दो तरह के कमेंट्स मेनली सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, जो कि स्पेशली टीम वर्क के लिए लिखे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जिससे हमारे टीम के मेंबर ये पढ़ के जान सकें कि एग्जैक्टली कोड किस के लिए लिखा गया है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कोड। वाइट स्पेसेस होते हैं जो कि सेपरेटर के तौर पे, और न्यू लाइन जैसे है तो नई लाइन में जाके हम लिखेंगे तो वो भी एक सेपरेटर की तरह यूज होता है। कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए, तो उनकी भी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो ये टोकन्स हैं सी लैंग्वेज के जो मेनली कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है। अब सबसे पहला हमारा कीवर्ड्स था 32 जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसका हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ये 4 कॉलम्स में हमारे जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं वो लिखे गए हैं, और यहाँ पे जैसे ऑटो है, स्कोप उनका खत्म होता है तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो केस के साथ में लगता है, या फिर हम कहीं भी किसी भी ब्लॉक से बाहर एग्जिट करने के लिए ब्रेक का यूज कर सकते हैं। केस स्विच केस में लगता है। कैर जो है डेटा टाइप है, करेक्टर टाइप। जब हम डेटा बनाते हैं उसको यूज करते हैं तो कैर कीवर्ड से करते हैं। CONST जो है कांस्टेंट के लिए है, ये हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट बनाने के लिए। कंटिन्यू जो है जब हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के स्टार्टिंग में दोबारा से जाना चाहते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। डिफॉल्ट जो है वो भी स्विच केस के अंदर लगता है। और डू जो है ये डू वाइल जो यहाँ पे लूप है सी लैंग्वेज के अंदर, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक डबल जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप हमारा डेटा टाइप है, उसमें इस्तेमाल हम इसको करते हैं। और इफ एल्स के अंदर एल्स का यूज होता है। एनुमरेशन करने के लिए enum कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्सटर्न अगर हम ग्लोबल डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो उसके सामने हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बनाने के लिए फ्लोट का यूज करेंगे, और फॉर लूप के लिए फॉर का यूज करेंगे। गो टू स्टेटमेंट जो है जंपिंग स्टेटमेंट है। इफ एल्स में इफ का यूज करेंगे। इंट जो है ये इंटीजर टाइप डेटा टाइप है। लॉन्ग भी इंटीजर डेटा टाइप है। और रजिस्टर कीवर्ड इसलिए यूज होता है कि अगर हम CPU के अंदर जो रजिस्टर्स मेमोरी होती है उसके अंदर अगर हम अपने वेरिएबल्स को बनाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ रैम। नॉर्मली रैम के अंदर बनते हैं, लेकिन हम कभी कभी उनको रजिस्टर के अंदर भी बना सकते हैं। रिटर्न एक कीवर्ड है जो कि मेनली जब हम फंक्शन से डेटा को रिटर्न करते हैं तब इस्तेमाल में लाया जाता है। शॉर्ट एक कीवर्ड है जो कि छोटे डेटा को स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप डेटा बनाने के लिए यूज होता है। साइंड जब हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के डेटा को यूज करना चाहते हैं, हम स्टोर करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो उसको साइंड बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट साइंड ही बनता है, तो नॉर्मली हम उसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अनसाइंड का यूज करना चाहते हैं तब अनसाइंड हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो कि पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज निकालने का काम आता है। स्टैटिक अगर हम डेटा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो अपनी प्रीवियस वैल्यू को लूज ना करे तो हम स्टैटिक भी उसको बना सकते हैं, एक कीवर्ड उसके काम आता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड है, और स्विच केस लगाने के लिए स्विच कीवर्ड है। टाइप डेफ अगर हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना चाहते हैं तो टाइप डेफ कीवर्ड का यूज होता है। और स्ट्रक्चर की तरह ही एक यूनियन भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है जिसका हम यूज कर सकते हैं। अनसाइंड मैंने अभी आपको बताया ही था। वॉइड का यूज तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का यूज नहीं करना चाहते। और वोलेटाइल बाय डिफॉल्ट जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वोलेटाइल होते हैं, यानी कि स्कोप के साथ में वो एग्जैक्टली अपनी वैल्यू को लूज करते हैं। वाइल जो है ये एक
लूप है। तो ये 32 कीवर्ड मेनली, इनके सबके मीनिंग मैंने आप लोगों को बताए ये सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आइडेंटिफायर हम उस नाम को बोलते हैं जो कि हम वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को, मैक्रो को, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स को या फिर एनुमरेशन को देते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं नाम बनाने के कि कैसे हम वहाँ पे नाम बना सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, तो अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो उसका मीनिंग अलग होगा, स्मॉल में लिखते हैं तो अलग होगा, और अगर दोनों का मिक्स लिखते हैं तो उसका मीनिंग अलग होगा। तो हमें इसको ध्यान रखना होगा। इसके अंदर जब नाम हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स का हम इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन एक जो अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर है उसका इस्तेमाल यहाँ पे फिर भी हो सकता है। नो स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स जितने भी उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट कांट कंटेन स्पेस, हम किसी भी नाम में स्पेस नहीं रख सकते। तो स्पेस रखते ही एक्चुअली वे दो नाम हो जाएंगे एक के बजाय, तो दो आइडेंटिफायर कहलाएंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हम स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट मस्ट नॉट कंटेन कीवर्ड्स, और जितने भी कीवर्ड्स 32 कीवर्ड्स हमारे पास में हैं उनका इस्तेमाल हम नाम बनाने में नहीं कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, जैसे कि ए है, नम है, ए बी सी, नम, नम टू, सम, इस तरह से हम कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे फाइल अंडरस्कोर के साथ में अगर यूज करना चाहें तो नेम, लेकिन हम कभी भी हम डिजिट से स्टार्टिंग किसी भी की आइडेंटिफायर की नहीं कर सकते। जैसे हम 1 2 3 अगर नम रखना चाहें तो वो वेरिएबल जो है इनवैलिड हो जाएगा, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर बनाते हुए हम इन रूल्स का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे इनका। सी डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज का। और डेटा टाइप एक्चुअली डिफाइन करती है कि हम कितना स्पेस एग्जैक्टली मेमोरी के अंदर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को बनाने के लिए हम देंगे, और वहाँ पे किस फॉर्मेट में एग्जैक्टली हमारा डेटा स्टोर होगा। तो डेटा टाइप यहाँ पे यही डिफाइन करता है हाउ मच स्पेस एंड रेंज मेमोरी लोकेशन विल हैव। दीज मे बी क्लासिफाइड इनटू 4, चार तरह के मेन डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे हैं। सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप्स कुछ डिफाइन किए हैं सी लैंग्वेज में, जैसे इंट, इंटीजर के लिए इंट कीवर्ड हमने अभी पढ़ा, कैरेक्टर के लिए कैर कीवर्ड, फ्लोट के लिए फ्लोट कीवर्ड, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए, और फ्लोटिंग पॉइंट जो बिगर वैल्यू है, बड़ी वैल्यूज के लिए डबल कीवर्ड या लॉन्ग डबल कीवर्ड का इस्तेमाल हम मेनली करते हैं। उसके बाद में डिराइव डेटा टाइप कुछ यहाँ पे हैं, जैसे एरेज हम बना सकते हैं। एरे एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। हम पॉइंटर बना सकते हैं जो कि एक्चुअली एड्रेस को स्टोर करता है, या फिर हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन कहलाता है। यूनियन भी डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, लेकिन मेमोरी में जो लोकेशन मिलती है उसमें रोटेशन यूनियन के अंदर होता है। तो कुछ इस तरह से एरे बनता है। इंट एरे आइडेंटिफायर देते हैं उसका डेटा टाइप, और आइडेंटिफायर देके और उसका साइज एग्जैक्टली लिखा जाता है। एरे बनाने में इस सिंटैक्स का यूज होता है। अगर हम पॉइंटर बना रहे हैं तो उसके लिए एस्ट्रिक का यूज करना पड़ता है। तो पहले डेटा टाइप बताएंगे कि इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, किस तरह के डेटा को पॉइंट करने वाला है। तो एस्ट्रिक और उसका नाम पॉइंटर का जो भी होगा, जैसे पीटीआर। स्ट्रक्चर बना सकते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में, और उसका नाम हमें यहाँ पे देना होगा, और फिर उसके डेटा मेंबर्स हम इन ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। ये कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटा मेंबर्स का, तो यहाँ पे हम कलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही सेम सिंटैक्स जो है यूनियन का है, सिर्फ मैंने बताया कि मेमोरी के यूसेज का डिफरेंस इनके बीच में होता है, अदरवाइज सिंटैक्स इज सेम। इनोमरेटेड डेटा टाइप यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इनम का यूज कर सकते हैं। और इनोमरेशन का मतलब होता है कि हम जो हमारा जो हमारा डेटा है उसको हम, जो हमारा कलेक्शन यहाँ पे कुछ कर रहे हैं हम, उसको हम नंबर से डिनोट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनम डे, और हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे तक किया है, तो यहाँ पे इनको एक नंबर अलॉट हो जाएगा, 0 से लगा के 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर मिलते चले जाएंगे इंडेक्स टाइप के, और उससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इनोमरेशन हम कर सकते हैं। और वॉइड डेटा टाइप है,
वॉइड का मतलब है कि कोई भी डेटा टाइप उसका वहां से नहीं है, तो वॉइड वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि मेन फंक्शन का डेटा टाइप हमने वर्ड लिखा था और उसके पैरामीटर्स में भी वर्ड डाला था। तो वर्ड का मतलब है कि मेन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एंड डज नॉट टेक एनी डेटा। अब हम बेसिक डेटा टाइप की बात करते हैं यहाँ पे। तो बेसिक डेटा टाइप हमें थोड़ा गहनता से पढ़ना होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल मेनली हमें करना है। तो दो तरह के डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप में होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एक या तो हम नंबर स्टोर कर सकते हैं या फिर हम कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। नंबर जो है वो डेसिमल टाइप नंबर का यूज हम मेनली करते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी यूसेज है ह्यूमन बीइंग की वो डेसिमल का ही हम इस्तेमाल करते हैं। और कैरेक्टर्स में हम एस्काई कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। एस्काई को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यही कोड हमने एग्जैक्टली बनाया है अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो दो तरह से स्टोर कर सकते हैं, या तो हम सिंगल कैरेक्टर का कहीं कहीं पे इस्तेमाल करते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नेम वगैरह अगर किसी का हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर को अगर हम कहीं पे स्टोर करके उसके ऊपर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मेनली नंबर दो तरह के होते हैं डेटा टाइप जो है सी लैंग्वेज के अंदर। एक इंटीजर टाइप यानी कि पूर्णांक, और फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि रियल वैल्यू हो सकते हैं। जैसे 2.3 या 3.4 या 3/4 1/2 इस तरह के जो वैल्यूज हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि रियल वैल्यूज में आते हैं। इंटीजर तीन तरह से यहाँ पे बताया गया है कि हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट डेटा टाइप है उसमें स्टोर कर सकते हैं जो कि 2 बाइट का होता है। इंटीजर डेटा टाइप है इंट, उसमें भी हम 2 बाइट में स्टोर कर सकते हैं। या फिर लॉन्ग होता है जिसमें हम एग्जैक्टली डेटा को 4 बाइट में स्टोर कर सकते हैं। ये सभी तीनों डेटा टाइप जो इंटीजर डेटा टाइप हैं ये सभी साइंड या फिर अनसाइंड हम बना सकते हैं। तो इनके सामने हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे लिखना होगा कि ये एग्जैक्टली साइंड है या फिर अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब है कि हम निगेटिव वैल्यूज को यूज नहीं करेंगे, और साइंड का मतलब है कि हम निगेटिव वैल्यूज को भी यूज करेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज को भी यूज करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट में तीन तरह के डेटा टाइप हैं। फ्लोट 4 बाइट में इस्तेमाल किया जाता है, डबल 8 बाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट में स्टोर किया जाता है। तो 10 पे जाके एक तरीके से फिक्सेशन हो जाता है, इससे बड़ा डेटा टाइप अब यहाँ पे नहीं हो सकता 10 बाइट्स। तो थोड़ा इसकी रेंजेस वगैरह देखते हैं। अगर हम कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप बना रहे हैं तो इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं, कैर कीवर्ड का यूज करते हैं, और साइंड कैर भी लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये साइंड ही होता है, तो हम ये सिमिलर है, एक जैसा है। तो 1 बाइट में बनता है, उसकी रेंज जो है -128 से +127 तक की वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो पूरी स्काई वैल्यूज के अंदर स्टोर हो जाती है क्योंकि उसकी वैल्यूज इसी रेंज में आती है। 1 बाइट का कोड है स्काई वैल्यू, तो इसी रेंज में वो पूरा हो जाएगा। अनसाइंड कैर उसके बाद में आता है, यानी कि अगर हम माइनस वैल्यूज को स्टोर नहीं करना चाहते और हम पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करना चाहते हैं तो 1 बाइट में स्टोर करते हैं उसको भी, और 0 से 255 यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे हम कोड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें निगेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 0 से 255 स्काई कोड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट और साइंड शॉर्ट, इस तरह से हम शॉर्ट जो कीवर्ड है उसको लिख सकते हैं, और 2 बाइट का इस्तेमाल ये करता है। उसकी जो रेंज है वो -32768 से लगा के और 32767 तक की वैल्यू को यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे या माइनस में इससे कम -32768 से कम वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, और फिर वैल्यू क्या आएगी ये हमें एग्जैक्टली अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को ओवरफ्लो कहते हैं। ये रेंज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अनसाइंड शॉर्ट अगर हम बनाएंगे तो हमें एग्जैक्टली माइनस वाली वैल्यू भी यहाँ पे जो रेंज है वो मिल जाएगी, और 0 से 65535 तक के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं।
इंट में भी 2 बाइट में है और सिमिलर रेंज उसकी है। अनसाइंड इंट भी अगर लिखेंगे तो सिमिलर यानी कि 0 to 65535 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लॉन्ग का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 बाइट में ये होता है, यानी कि डबल हो गया लगभग, 2 बाइट से दुगना, और इसको लॉन्ग कहते हैं। ये इंटीजर डेटा टाइप है और इसकी वैल्यू 2147483648 से लगा के और पॉजिटिव के 214748364 तक जाएगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर निगेटिव है तो वहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा होती है और पॉजिटिव में एक वैल्यू उससे कम होती है। अनसाइंड लॉन्ग का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि इससे डबल हो जाएगा, 0 से इस रेंज तक पर्टिकुलरली जाएगा। फ्लोट वैल्यूज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट में एक्चुअली जो डेटा स्टोर होता है वो मंटीसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 10 to the पावर एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे ये रेंजेस लिखी हुई हैं, यानी कि 10 to the पावर -38 से 10 to the पावर +38 तक की वैल्यूज को फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर, 4 बाइट का होता है, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। डबल जो है वो 8 बाइट का हो जाता है और यहाँ पे हम वैल्यूज जो है वो -10 to the पावर -308 से लगा के और 10 to the पावर +308 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग डबल की बात करें तो 10 बाइट्स पे फिक्स हो जाता है और यहाँ पे जो वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं वो 10 to the पावर 4932 से लगा के और प्लस 4932 10 to the पावर 4932 तक स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज हले लॉट ऑफ वैल्यू, काफ़ी लॉन्ग वैल्यूज हैं, तो हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम पे ये सोचा गया था कि हमें नहीं पड़ेगी। बाद में कुछ चेंजेस दूसरी लैंग्वेजेस ने इसके अंदर किए हैं, लेकिन सी लैंग्वेज अभी भी इसी को फॉलो करती है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं डेटा टाइप के बाद। जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे तो कैसे एग्जैक्टली डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि कोड के अंदर हम इस स्टेटमेंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को लिखेंगे और इसी को कंपाइलर देख के एग्जैक्टली हमें रैम के अंदर लोकेशन डेटा के लिए देगा और उसका जो साइज होगा वो एग्जैक्टली डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगा। अभी हमने देखा ही डिफरेंट डेटा टाइप अलग अलग साइज को यूज करते हैं। डेटा टाइप आइडेंटिफायर ये एग्जैक्टली सिंटैक्स होगा। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिफायर जो है यूजर डिफाइंड होता है तो अपने आप बना लेंगे इसको कि क्या नेम एग्जैक्टली हम देना चाहते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगा के एक इनिशियल वैल्यू वहाँ पे दे सकते हैं। ये इनिशियल वैल्यू देना ऑप्शनल है कि हम उसको देना चाहते हैं या नहीं, और कॉमा लगा के हम डिफरेंट यहाँ पे डिक्लेरेशन, मल्टीपल डिक्लेरेशन भी एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं और उनको इनिशियल वैल्यू देते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कैर, अगर कैरेक्टर टाइप हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं तो कैर कीवर्ड का हमने यूज किया ch इक्वल्स टू और y हमने इसके अंदर यस के लिए y हमने स्टोर कर दिया। जब भी हम कैरेक्टर टाइप स्टोरेज करेंगे तो सिंगल कोट्स के अंदर हमें उसके अंदर इनिशियलाइजेशन करना होगा। उसके बाद अगर हम शॉर्ट बनाना चाहते हैं उसको तो इस तरह से शॉर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, शॉर्ट एज इक्वल्स टू 16, यहाँ पे हमने 16 उसके अंदर स्टोर कर दिया एज के अंदर। इसी तरह से इंट नम इक्वल्स टू 30, नम इक्वल्स टू num2 इक्वल्स टू 10 या फिर सम इक्वल्स टू 0। इस तरह से एक ही लाइन में मल्टीपल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी हम कर सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप एक ही रहेगा एक लाइन के अंदर। अगर हमें दूसरा डेटा टाइप लेना है तो फिर हम सेपरेट लाइन यहाँ पे लेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 किया। फ्लोट सैलरी इक्वल्स टू हमने फ्लोटिंग पॉइंट टाइप लिया और यहाँ पे इस तरह से कुछ इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं 25e10 यानी कि 25 इंटू 10 to the पावर 10। डबल काउंट इक्वल्स टू 30 e, ये साइंटिफिक नोटेशन है, e लिखना यानी e मतलब एक्सपोनेंट, यानी कि 30 इंटू 10 to the पावर 100 की रेंज में ये पर्टिकुलर नंबर है। लॉन्ग डबल पॉपुलेशन 1.35 e इंटू 10 to the पावर 1000 और कैर नेम अगर हम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो इस तरह से मैंने बताया था कि कैर से एग्जैक्टली एरे हमें बनाना होगा और उसके अंदर कैरेक्टर टाइप एरे को स्ट्रिंग कहते हैं। तो कैर नेम 20 साइज हमने इसका दिया यहाँ पे और इसके अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर कराना चाहते हैं किसी का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल विक्रांत, हमने तो डबल कोट में हमें यहाँ पे देना होगा जो वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो भी स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं उसको स्ट्रिंग को डबल कोट्स में
और करेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर हमें पास करना होगा इनिशियलाइजेशन के दौरान। इन्हीं चीज को हम एल वैल्यू यानी कि लॉजिकल वैल्यू और आर वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू सी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लेफ्ट हैंड साइड में दे रहे हैं और उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हम नाम लिख रहे हैं उसको हम लॉजिकल वैल्यू कहते हैं। यानी कि वेरिएबल का जो भी हमने नाम एक कुछ रखा है, आइडेंटिफायर जो हमने यूज किया है वेरिएबल के लिए, उसको हम लॉजिकल वैल्यू कहते हैं। और उसको जो इनिशियलाइजेशन देते हुए एक वैल्यू हम इक्वल्स टू का साइन असाइनमेंट लगा के उसको पास कर रहे हैं, उसको हम उसकी रियल वैल्यू कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम रिमाइंडर निकालने के लिए कर सकते हैं और स्टेटमेंट सिमिलर वे में बनेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रखते हैं और उसकी वैल्यू को हम 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि we want to increase its value by 1, तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। एंड इफ वी वांट टू डिक्रीज द वैल्यू बाय 1, तो हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगाते हैं। इसके एग्जांपल जैसे नम में हमने यहाँ पे स्टोर किया 1 और फिर हमने नम प्लस प्लस यहाँ पे अगर किया और वैल में उसको स्टोर किया, तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो वहाँ पे चली जाएगी। वैल will have 1 and num will have 2। इंक्रीमेंट यहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है। तो दो तरह के एक्चुअली ये हो सकते हैं, या तो पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पोस्ट या फिर प्री। तो अगर हम इसको वेरिएबल के पोस्ट यानी कि पीछे की तरफ लगाते हैं, तो फिर ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। तो जब हम इस तरह से वैल्यू पर्टिकुलर वेरिएबल को पास करेंगे, वैल इक्वल्स टू नम प्लस प्लस वैल्यू पास करेंगे, तो पहले ये वैल्यू पास हो जाएगी अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाद में इंक्रीमेंट नम वेरिएबल में होगा। जैसे वैल विल हैव, यहाँ पे नम को हमने वैल्यू 1 पास की थी और हम उसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो पहले ये वैल्यू वैल में चली जाएगी, यानी कि वैल विल हैव वैल्यू 1 एंड नम विल हैव वैल्यू 2, क्योंकि वो बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। अगर हम इसको प्री इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि असाइनमेंट से पहले ही इंक्रीमेंट हो जाए, तो हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे। और फिर क्योंकि नम की वैल्यू मान लिया 1 है, तो इससे पहले कि वो वैल को असाइन हो, उससे पहले वैल्यू उसके अंदर यहाँ पे चली जाएगी। तो बोथ विल हैव वैल्यू 2।